धन्यवाद। श्री विजय बहादुर सिंह। धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे आपने इस फॉरेन अफेयर्स के पॉलिसी में जो बोलने का डिमांड फॉर ग्रांट बोलने का दिया, मैं सबसे पहले जो मैं समझ पाया, जो हमारे फॉरेन पॉलिसी में जो कमी है मैं उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद टेक्निकल बात में। हमारे यहाँ अभी तक मैंने ये नहीं समझ पाया, हालांकि हमने पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट पढ़े मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में कोई डेफिनेट पॉलिसी है ही नहीं। ये पॉलिसी जो मैं समझ पाया डिपेंड करती है फॉरेन सेक्रेटरी पे। अगर नटवर सिंह आए तो दूसरी पॉलिसी हो गई, कोई साहब अगर आए तो दूसरी पॉलिसी हुई। कोई कंसिस्टेंट ना इस पे सोच है ना रिसर्च है। अगर कहा जाए तो ये फायर ब्रिगेड की पॉलिसी चल रही है। फायर ब्रिगेड की पॉलिसी का मतलब ये है कि अगर आग लगी तो मैं डेवलप करूंगा, मैं डेवलप करना चाहता हूँ। जो विदेश मंत्री नहीं, जो हिंदुस्तान की एक नेहरू जी के ज़माने विदेश नीति अपनाई गई है, मैं धीरे धीरे बात करना चाहता हूँ। लेकिन पालन नहीं कर रहे हैं, ये कहिए पालन नहीं कर रहे। वो तो अंदरूनी, चूंकि आप मंत्रिमंडल में थे आपको ज़्यादा मालूम है, लेकिन एज ए सिटीजन और एज 35 साल से हाई कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को समझते हुए अभी तक कोई डेफिनेट शेप ही नहीं आया। मैं उदाहरण के देखिए, जैसे नेबर की पॉलिसीज पे आ जाइए। मैं हमेशा ये सोचता था कि हम अपने नेबरहुड की पॉलिसी दो किस्म की रखनी चाहिए। एक वो नेबर जो हमसे कमज़ोर है, एक वो नेबर जो हमसे शक्तिशाली है। जैसे हमसे अगर कमज़ोर है, आप नेपाल से शुरू कर लीजिए। ये कोसी नदी में जो पानी बढ़ बढ़ के आया, बहुत 30 साल से नेपाल की गवर्नमेंट कहती थी कि आप आइए मदद करिए, हमारा डैम बढ़ा दीजिए, उसमें बिजली का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर दे दीजिए। लेकिन किसी ने नॉर्थ ब्लॉक में कह दिया कि बिजली ये चार्ज करेंगे, नहीं हो पाया। और हर 3-4 साल बाद बिहार डूबने लगता है, पटना में पानी आ जाता है। नेबरहुड की पॉलिसी में कोइराला गवर्नमेंट के ज़माने से पूरा भारतवर्ष ने नेपाल को डिस्टेबलाइज किया पूरी तरह से, डेमोक्रेसी के नाम से हो। और लास्ट में आपने देखे जो वहाँ हत्याकांड हुआ वो आप देख रहे हैं। और अब क्या हुआ, हमारे उत्तरांचल के बॉर्डर में पूरी तरह से माओवादियों के कैंप लग गए और चाइना खुल्लम खुल्ला उनकी मदद कर रहा है। हमारा कहना है कि जो छोटे नेबर थे, जिनको हम कल्चरली ठीक से कर सकते थे, हमारी ये फेल्योर कंसिस्टेंट रही। मैं फिर अपनी पॉइंट पे बात करना चाहता हूं कि अगर कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी होती तो नेपाल को हम लोग डेवलप करते, और वो डेवलप करते कि हमारी इतनी ज़्यादा कल्चरल रिलेशनशिप होती कि फॉरेन को इंटरफेरेंस नहीं। मैं उस लाइन पे कहना चाहता हूँ। हमको मालूम है, बांग्लादेश देख लीजिए, बांग्लादेश कैसे बना, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन बांग्लादेश की पूरी गवर्नमेंट हमेशा हमारी तरफ मुखातिब थी। और अगर बहुत दूर न जाइए, शेख हसीना अभी भी आपसे हर तरह से तैयार है, लेकिन आप एक छोटी सी रिफ्यूजी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए। जब पानी भरता है, नदी आती तो हजारों करोड़ों लोग आ जाते हैं। कोई कहता है कि साहब उनको मत भगाओ, शायद वोटर हो जाए, क्या हो जाए। ऐसे तो पॉलिसी चलेगी नहीं। आपको जब उनको इतना तैयार थे तो आपको उसका फायदा लेना चाहिए, क्योंकि मुख्य विदेश मंत्री और ये तो सब बदलते रहते हैं। लेकिन एक अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो जो इसको कंसिस्टेंट इस पर सोच करे, रिसर्च करे, शोध करे, तो पॉलिसी क्रिस्टलाइज होती है। थोड़ा बहुत आप रीएडजस्टमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर लीजिए। मैं दूसरी चीज़, श्रीलंका की पॉलिसी देख लीजिए। अगर हम लोग तमिलियन की पॉलिसी 80 और 90 के बीच में देखते तो राजीव गांधी की शहादत न होती। ये हमारी पॉलिसी का दोष था, अवगुण था कि हम श्रीलंका ऐसे देश को नहीं ठीक कर पाए।
और जिस फजीहत से हमको अपनी फौजें, अपनी आर्मी विड्रॉ करने पाई और कितने शहादत हुए, इसका बयान करना आप लोग सब जानते हैं, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं आना चाहते। अब ये तो आपने श्रीलंका देख लिया, अब पॉलिसी क्या, हम तो इससे अच्छा दलाई लामा अगर फॉरेन मिनिस्टर होते तो और अच्छी तरह से पॉलिसी होती। आप इतना डर रहे हैं चाइना से, इतना डर रहे हैं, वो अरुणाचल में अपना प्रदेश कह रहा है, वो कह रहा है कि श्री कश्मीर से वीजा पहले हम नहीं देंगे, जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा क्यों आप डर रहे हैं? नहीं, अब ये हमारा कहने का मतलब ये है कि हम फर्मनेस अगर नहीं देंगे अपने सिद्धांतों की फर्म, मैं बताता हूं, जो ये यहाँ पर बम्बई में है, जो ये कांड हुआ और ओबराय होटल में हो, उसका कोई एडवांटेज हम लोग नहीं ले पाए। 26/11 का क्या कमी थी? मैंने खुद जाके देखा, जितनी अपनी फॉरेन एम्बेसीज हैं, या तो वहाँ के दूतावास अपने डेवलपमेंट में परेशान है या अपने सेटलमेंट, कोई उनका पब्लिक रिलेशन दिखता ही नहीं। मैं ये कहना चाहता था, अब मैं फिर अपने सेंटर पॉलिसी में, सेंटर बात में आना चाहता हूँ कि जैसे अब 2 किस्म की पॉलिसी, अब हमको अगर खतरा है तो सिर्फ अपने नेबर में अगर कोई खतरा है तो चाइनीज से। मैं माननीय मुलायम सिंह जी जब बात कर रहे थे, 1962 में जब मई में इन्वेजन हुआ तो चाउ एन लाई यहाँ आए और सिर्फ उनकी मांग थी कि हमारा जो बॉर्डर है वो ठीक कर दिया जाए, और कर्नल मैकमोहन लाइन्स का जो वाटरशेड था, ये उनकी डिमांड थी, और उस पर स्वर्गीय नेहरू जी तैयार हो गए, लेकिन वो मार्शल टीटो और जाने कहाँ चले गए। और जब किसी ने, कोई मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी थे, उन्होंने लिख दिया कि अगर ये मैकमोहन लाइन मान लेंगे तो जाने कितने हजार वर्ग स्क्वायर माइल गड़बड़ हो जाएगा, वो डिटेल हो गए और मई में अटैक कर दिया। वही मांग 83-84 में, मैं ईयर भूल रहा हूँ, वो डेट भूल रहा हूँ, भारत सरकार ने मैकमोहन लाइन को अपना बॉर्डर मान लिया। ये अगर सन 1962 में अगर मान लेते तो क्या था? हम आपकी दूसरी बात, क्योंकि कृष्णा मेनन को आप लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस दिया। हिंदुस्तान में एक प्रथा है, चाहे जो अच्छी अंग्रेजी बोले, जो यूनाइटेड नेशन का फ्लेयर अप हो, उसको आप होशियार मान लेते हैं। हाँ? अरे हम नाम नहीं लेना चाहते, और उसको एकदम इतना बढ़ावा देते हैं कि धम से जब गिर जाता तब दिमाग खुलता, जो हुआ आज हादसा, आज 2 दिन के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी कल्चरल पोजीशन है, हमारी एक सिस्टम है, हमारी एक सोच है, क्यों नहीं इसके बाद में किया? पाकिस्तान हमसे हर चीज में कमजोर है, लेकिन डिप्लोमेसी में आपको पछाड़ रहा है। हमारा कहने का मतलब यह है कि ये काम जो फॉरेन पॉलिसी का वर्क है, इट इज वेरी टेक्निकल, इट इज वेरी टेक्निकल। ये इसे जनरल लेमैन से नहीं चलेगा। उस टेक्निकल को एक्सपर्टाइज में एक ऐसी थिंक टैंक टाइप, नॉट पेंटागन जो अमेरिकन में है, ये होनी चाहिए मंत्रालय में जो हो। हम, मुझे याद है कि एक टाइम में कांग्रेस के ज़माने में वो विदेश मंत्री, ये एम्बेसडर्स वगैरह कोई दूसरे आदमी बनाते, नटवर सिंह जिसको कहते वही एम्बेसडर होता था। हमारे कई लड़के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो मेरे साथ थे, वो कहते थे अब फॉरेन मिनिस्ट्री कुछ नहीं, वहाँ से PMO ऑफिस से होते हैं एम्बेसडर्स। ये क्यों? अब मैं दूसरी बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि चाइना, जहाँ तक मैंने चाइना के बारे में पढ़ा, नेपोलियन ने कहा था कि लेट दिस ओपियम ईटर स्लीप, व्हेन दे विल अवेक द वर्ल्ड वुड बी सॉरी। ये बात है इनकी। जितनी ये चाइनीज और मंगोलियन रेस है, इनके कौल और इकबाल का कोई भरोसा नहीं। ये इकोनॉमिक गेन्स के लिए हर चीज तैयार है। जापान में देखिए 5 बजे टोक्यो बंद होता है और 9:30 बजे तक काम कर रहे हैं। कोई ऐसे बड़े भक्त नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक। मैं ये कहना चाहता हूं चाइना, अब मैं ये स्ट्रांग नेबर की पॉलिसी बात बताना चाहता हूं। अब इसको कैसे शेप किया जाए, ये एक्सपर्ट्स का काम है। हमारे विदेश मंत्री का अनुभव बहुत है, ये मुख्यमंत्री रहे, विदेश में पढ़े भी हैं और बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं।
लेकिन एक कमेटी में मैं था तो आप कह रहे थे कि हमारे चाइना से रिलेशन बहुत कॉर्डियल है। हमने उस समय टोका नहीं, क्योंकि मैं जब घर गया तो मैंने भी ऑक्सफोर्ड एंड कॉलेज डिक्शनरी पढ़ी कि कॉर्डियल का मतलब क्या है। चाइना से आप तब हमने कहा कि तो हमको उसी समय रोकना चाहिए। कॉर्डियल का मतलब विदेश मंत्री चाइना से रिलेशनशिप कॉर्डियल अगर कहते तो बाहर कंजम्पशन के लिए ठीक है, लेकिन राहत को यहाँ पर एनेक्सी में जब कॉर्डियल कहे तो हमको अफसोस हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कॉर्डियल का मतलब नहीं बताया आपने। नहीं, कॉर्डियल का मतलब अगर चाइनीज रिलेशन कॉर्डियल है तो फिर हमको अपनी इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड एंड कॉलेज डिक्शनरी बदलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा। हुडा साहब के जो बच्चे, अरे क्या नाम, हुडा साहब, जो इतना अच्छा बोले लेकिन समझ नहीं पाए। जिस लेवल पे डिबेट हो रहा था वो नहीं समझ पाए। लेकिन इसको समझना हम नहीं समझ पा रहे जो हमारा सब्जेक्ट था। मैं ये कहना चाहता हूं अच्छा वापस ले यस आई विड्रॉ, आई एम सॉरी। हम ये कहना चाहते हैं, अब आ जाइए इकोनॉमिक पावर। चाइना ने पूरा सामान यहां फ्लड कर दिया। चाइना ने भारत में आतिशबाजी के सामान से लेकर के बच्चों के टॉयज और खिलौने से लेकर भर दिया, और ऐसे ऐसे सामान आए जो टॉक्सिक है। क्यों नहीं किसी ने लिटिल फिंगर रेज किया? क्या घबरा रहे थे आप? क्या आपका मिनिस्ट्री जो इसको देखता है उसको इसको दरकिनार रह दिया क्योंकि चाइना से सामान आ रहा? इसी तरह से मैं बताना चाहता हूं, आपको अगर काम करना है तो आपको रियलिस्टिक पॉलिसी करना पड़ेगी और कहीं ना कहीं अपनी प्लेस ऑफ नो रिटर्न दिखाना पड़ेगा। और अगर नहीं दिखाएंगे तो ये लोग आपके ऊपर सवार होते जाएंगे, हम पिछड़ते जाएंगे, और 1962 का हादसा फिर भी हो सकता है। अब समारोह, अब इस समय लड़ाई की जरूरत नहीं, वो लड़ाई अब कोई जमीन नहीं चाहता। विजय जी अब समारोह की। मैं बिल्कुल एकदम, आप जब मुस्कुराए तो मैं समझ गया, बहुत पीसफुल। मैं एक सेकंड में समझ गया। आप जब स्माइल किए, यू आर सो सॉफ्ट, जो लोकल एनेस्थीसिया लगा के आप ऑपरेट कर रहे हैं, मैं समझ गया। मैं अभी समाप्त कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि चाइना की पॉलिसी के लिए मेरा सिर्फ एक निवेदन है। चाइना हमको इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करना चाहता है। तो अगर हम चाइना से सॉफ्टवेयर आईटी में, चाइना से हम इंग्लिश लैंग्वेज, हमारे जो हमारी आमदनी है, अगर हम उसको बढ़ा दें तो चाइना भी हमारे लिए कोई फियर की बात नहीं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि रॉन्ग डिप्लोमेसी से ये खाली है जो हाल हो रहा है उसका आप मुलाहजा ये कर लें कि अभी चाइनीज ने आपको एक बार हिलाया और फिर वो वॉच कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो बाहर से जो एनआरआई वगैरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उसको काफ़ी लिबरल अगर कर दिया जाए तो हमारे बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर, तो चाइना ऑटोमेटिकली से एक लाइन खींची है, अगर बड़ी लाइन खींच दे तो काम समाप्त हो जाए। और ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि साहब 100% अगर आप अमेरिकन सिस्टम पे बिलीव कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट सेफ टू कीप ऑल द बैग्स इन वन बास्केट। थैंक्स। मैं अपनी बात इस समय समाप्त करना चाहता हूं, और अगर मैंने कोई बात कही तो उसका आप उसको माफ कर वापस ले लिया। नहीं, वो वापस 100%। आई हैव नेवर थॉट टू इंसल्ट एनीबॉडी। आई रिस्पेक्ट। लेकिन आप इसकी पॉलिसी को ठीक से बनाइए और ट्रांसपेरेंसी लाइए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री